हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सर बेनीवाल आपके साथ जूलॉजी लेके फिर हाजिर हुआ हूँ। अपन बीएससी फर्स्ट ईयर के जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, यूनिट 2, उसके अंदर अपन ने देखा था पंच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम, 5 जगतों के बारे में देखा था। 5 जगत कौन कौन से थे वो सबसे पहले अपन रिकॉल करेंगे। उसके बाद में अपन ने एक जगत के बारे में अध्ययन किया था पिछली क्लास में, और उसके बाद में कंटिन्यू 4 जो पीछे शेष जगत बचे हैं उनके बारे में, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से जगत आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप सभी को वैसे पता ही होगा, आपकी जो बीएससी की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज हैं वो कंटिन्यू कॉलेज के अंदर रनिंग है। जो स्टूडेंट रेगुलर आते हैं इनसे संपर्क करें और आप भी नियमित आने का प्रयास करें। और ऑफलाइन के साथ साथ में आपको ऑनलाइन मोड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और कितनी भी बार अपने अध्ययन को है जो सुचारू ढंग से कर सकते हो। इसमें आप वीडियो क्लासेज, जैसे आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको जो हम 80 से 80 सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अपन देखेंगे पंच जगत। पंच जगत अवधारणा या 5 किंगडम कॉन्सेप्ट अवधारणा। फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट क्या है? पंच जगत अवधारणा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम इस जगत को 2 भागों में बांटा। एक आपके पादप जगत और दूसरा जंतु जगत या प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। उसके बाद में आरएस विएक्टर ने इसे आगे 5 जगतों में बांट के अपन को अलग अलग अध्ययन है जो वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित अध्ययन के लिए बताया। तो इसमें देखेंगे जो आरएस विएक्टर है, कौन? आरएस विएक्टर। उन्होंने कौन कौन से पंच जगत बताए थे उनके बारे में देखो। पहला जो इन्होंने जगत बताया था वो था आपके मोनेरा। और मोनेरा जगत के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि इसके अंदर है जो प्रोकैरियोटिक स्तर के जंतु आते हैं। मोनेरा कौन से? प्रोकैरियोटिक स्तर के। मोनेरा के बाद में आपके आएगा आगे प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक स्तर का है, प्रोटिस्टा। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक में वे जंतु आ जाते हैं जिनके जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि केंद्रक के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, वो आपके आ जाएगा प्रोकैरियोटिक स्तर के अंतर्गत। और यूकैरियोटिक स्तर में वे आ जाएंगे जिनके जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के चारों ओर केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्तर। तो ये तो हो जाएगा आपके प्रोकैरियोटिक स्तर। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा हो जाएगा यूकैरियोटिक स्तर का। अब इसके बाद में जो अगला आपका जगत है वो है फंजाई। फंजाई इसके अंतर्गत जो कवक है वो आते हैं इसे। और इसके बाद में अगला आपके हो जाएगा प्लांटी, पादप। कौन सा? प्लांटी या पादप जगत। और लास्ट आपको पता ही है एनिमेलिया। एनिमेलिया या जंतु जगत। इन 5 भागों में या 5 जगतों के अंदर जो बांटने का कार्य किया था वो आरएस विएक्टर ने किया था। इससे पहले जो कैरोलस लीनियस ने था ओनली 2 भागों में बांटा था। ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे शॉर्टकट याद रखनी है। उसके बाद में अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन ने मोनेरा के बारे में अध्ययन कर लिया था। किसके बारे में? मोनेरा के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब अगला अपना आएगा प्रोटिस्टा। कौन आएगा? प्रोटिस्टा किंगडम। तो आपके जगत है प्रोटिस्टा।
थोड़ा अपना कॉपी के पीछे के पन्नों में भी देखते रहना कि जो अपन ने सबसे पहले उसके अंदर रिलेक्शन लिखे थे कि इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो अपन ने यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन लिखी थी कि इसके अंदर एक कोशिकीय स्तर के जीव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक कोशिकीय स्तर के जीव पाए जाते हैं और वो ज्यादा विकसित नहीं होते, आदिम प्रकार के होते हैं। इसमें होगा कि सुविकसित एक कोशिकीय जीव। कैसे? सुविकसित है तो इसमें भी एक कोशिकीय जीव, लेकिन सुविकसित इसके अंतर्गत जुड़ा है और उसके अंदर था आदिम प्रकार। सुविकसित एक कोशिकीय, सुविकसित एक कोशिकीय यूकैरियोटिक स्तर के। कौन से स्तर के? यूकैरियोटिक स्तर के है जो इसके अंदर जीव आते हैं। यूकैरियोटिक। और उसके अंदर थे प्रोकैरियोटिक स्तर के। तो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन ने उसमें देखा था कि इसका जो स्तर है वो प्रोकैरियोटिक था। इसमें यूकैरियोटिक स्तर के जीव पाए जाते हैं और उसके बाद मैंने बताया था उसके अंदर कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और जिसमें केंद्रक के सियारों और केंद्रक की झिल्ली नहीं पाई जाती थी। तो इसके अंदर लिखो कि इसमें केंद्रक सुविकसित होता है, सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, यानी इसके चारों और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। और उसके अंदर है जो कोशिकांग अनुपस्थित थे, इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग तो उपस्थित होते हैं। कोशिकांग उपस्थित होते हैं। वो भी एकल या दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, उपस्थित होते हैं तथा एकल या दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। और पीछे मैंने आपको जो प्रोटिस्टा से पहले जगत बताया था मोनेरा, मोनेरा के अंदर ये कोशिकांग अनुपस्थित होते थे। क्या होते थे? कोशिकांग अनुपस्थित होते थे। यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से याद करना पड़ेगा। तुलनात्मक रूप से याद करोगे तो दो कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिकांग उपस्थित होते हैं तथा एकल या दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए पाए जाते हैं तथा उसमें मैंने बताया था वर्तुल डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? वर्तुल डीएनए पाया जाता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता था। यहां पे 7 पॉइंट लिखो आप। इसमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एक उसमें आपको और लिखवाया था कि इसमें 9+2 पक्षमाभ व जो कासाब होते हैं उनका अभाव पाया जाता है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाती है तथा इसके अंदर पक्षमाभ और कासाब भी उपस्थित होते हैं। तो लिखो अगला पॉइंट, इसमें कासाब व पक्षमाभ 9+2 की व्यवस्था में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उनमें तो क्या पाया जाता था? 9+2 की जो पक्षमाभ और कासाब की व्यवस्था थी उनका अभाव था, लेकिन इसके अंतर्गत ये व्यवस्था पाई जाती हैं। कौन से जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। और इसमें एक लिखो, ये प्रथम यूकैरियोटिक स्तर के प्राणी है। इसके आगे के सब प्राणी यूकैरियोटिक स्तर के ही है, लेकिन प्रथम यूकैरियोटिक स्तर के प्राणी कौन है? प्रोटिस्टा। तो ये आप नोट कर लो कि प्रथम
यूकैरियोटिक स्तर के प्राणी कौन सा जगत है? प्रोटिस्टा जगत है। और इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम 80S प्रकार में पाए जाते हैं। ठीक है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। इनमें राइबोसोम्स 80S प्रकार में। कौन से प्रकार में? 80S। ये आगे आपको राइबोसोम अलग से पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे 80S और 70S क्या क्या है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको, कौन सी प्रकार पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये कौन सा जगत हो गए आपके? प्रोटिस्टा जगत। इसमें एक कोशिकीय कौन आते हैं? एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोआ। इसके उदाहरण के अंदर आप लिख सकते हो एक कोशिकीय शैवाल और एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोआ। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नील हरित शैवाल और कौन पाए जाते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया। और यहां पे एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। इनमें यह अंतर है। उसके अंदर ये वाला पॉइंट इसके विपरीत था। इसमें सुविकसित एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी है, उसमें प्रोकैरियोटिक प्राणी थे, आदिम प्रकार का था, उसमें विकसित नहीं थे। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली सुव्यवस्थित और केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, केंद्रक होता है। वो केंद्रक उसके अंदर सुव्यवस्थित तो नहीं होता था, उसके साथ साथ उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती थी। और उसके बाद में आगे कोशिकांग उस जगत के अंदर अनुपस्थित थे। ठीक है, डीएनए वर्तुलाकार था, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं था। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसमें कासाब और पक्षमाप की जो व्यवस्था है 9+2 में उपस्थित होती है, लेकिन मोनेरा जगत के अंदर 9+2 की कासाब और पक्षमाप की व्यवस्था अनुपस्थित थी। और इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार के पाए जाते हैं। और ये प्रथम यूकैरियोटिक स्तर के प्राणी हैं। ये तो आपका हो गया कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। आगे अपन देखेंगे तीसरा आपके है जो फंजाई, फंजाई या कवक। ठीक है, तीसरा जगत आपके हो जाएगा फंजाई या कवक। अब देखेंगे इसके बारे में। फंजाई या कवक अपन खेतों के अंदर मशरूम देखते हैं, खूंगी देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंतर्गत कौन आएंगे। ये होते हैं विषमपोषी। कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। पादप जगत होता है वो सोमपोषी होता है, आपको पता है। जंतु जगत होता है वो परपोषी होता है, आपको पता है। और जो बैक्टीरिया बताया ये भी परपोषी की तरह भी कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग थे। जैसे शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो सोमपोषी हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर ये विशेष जो फंजाई वर्ग है ये पूरा विषमपोषी होता है। कैसा होता है? विषमपोषी। तो पहला पॉइंट लिखो, ये विषमपोषी होते हैं। और ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है, नंबर 2, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट नामक वर्ण होता है वो अनुपस्थित होता है। इसी के कारण ये समपोषी नहीं होकर विषमपोषी होते हैं। अब पादप जगत है, पादप के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट वर्णक। उसी के कारण वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा ये नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर ये लिख दो, इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। अंतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है।
ये इनके क्या है, सामान्य लक्षण लिखा रहे हैं, जनरल लक्षण, ठीक है। ये इस वर्ग के जंतुओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ पे फिर बाद में आगे विस्तृत देखेंगे तो कोई इसमें अपवाद भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फंजाई जगत है इसके सामान्य लक्षण है वो क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन आ गया पंच जगत के बारे में, आप क्या समझते हो उसके बारे में समझाइए। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो पंच जगत की अवधारणा किसने दी ये पूछ सकते हैं। पंच जगत के अंदर कौन कौन से जगतों को शामिल किया गया, 500 के नाम लिखो, ये आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आ सकता है फंजाई के बारे में बताओ, आप फंजाई के बारे में क्या जानते हैं। तो फंजाई होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, ठीक है। फंजाई होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, इसी कारण वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है, इसमें खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन, खाद्य पदार्थ का संश्लेषण क्या होता है, खाद्य पदार्थ का संश्लेषण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंजाई जगत है उसके अंदर खाद्य पदार्थ कौन से रूप में होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। आपको पता हो तो अपने अंदर जो खाद्य पदार्थ भोजन ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च के रूप में होते हैं, ठीक है। पादपों के अंदर होते हैं वो मंड के रूप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्च के रूप में होते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ पाया जाता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो इस ग्लाइकोजन को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये इसके विशेष पॉइंट हो गए। इसमें जो है अवशोषण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अवशोषण पाया जाता है। इनमें अवशोषण पाया जाता है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अवशोषण क्या होता है, अवशोषण के बारे में आप जानते ही हो। अवशोषण पाया जाता है। उसके बाद में इसके उदाहरण देखो, एग्जाम्पल जैसे यीस्ट है, ठीक है, मशरूम है, एक यीस्ट के समान ही होता है, रस्ट होता है वो है, ठीक है। तो ये आदि अपने क्या है, ये इसके उदाहरण हो गए। तो ये तो है आपका फंजाई या कवक जगत। अपन ने सबसे पहला कौन सा देखा था, मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, और अब अपन ने देख लिया फंजाई जगत। आगे चौथा आपका है पादप जगत। पादप जगत के बारे में आप वैसे ही खूब जानते हो, ये स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसी के कारण इनकी पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। दिन में कौन सी गैस लेते हैं, रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं या लेते हैं, ये सब आपको ध्यान है। तो इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे अब अगले। आपका चौथा है जो कौन सा जगत हो जाएगा, प्लांटी। प्लांटी या पादप जगत। ठीक है। तो अब देखेंगे अपन इसके बारे में कि पादप जगत के बारे में क्या क्या विशेष है। नंबर फर्स्ट पॉइंट कि ये कैसे होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। नंबर फर्स्ट में आप उसी के अनुरूप लिखो। जैसे मैंने आपको बताया सबसे जो पहला जगत था आपके कौन सा था, मोनेरा। मोनेरा जगत आपके था प्रोकैरियोटिक स्तर का। फिर मैंने आपको बताया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक स्तर का। और उसके बाद में बताया फंजाई या कवक जगत, ये भी यूकैरियोटिक स्तर का। अब इसके बाद में अपन देखेंगे प्लांटी या पादप जगत, ये भी आपके बहुकोशिकीय होता है। आपको पता है पादप बहुकोशिकीय होते हैं, तो और ये कैसे कौन से स्तर के होते हैं, यूकैरियोटिक स्तर के होते हैं। तो बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक स्तर, बहुकोशिकीय तथा कैसा स्तर, यूकैरियोटिक स्तर। और उसके बाद में मैंने बताया इसमें क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट वर्णक पाया जाता है। ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट वर्णक की उपस्थिति के कारण ही ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इस कारण ये कौन से पोषी हो जाएंगे, ये स्वयं पोषी होते हैं। आपको यहाँ पूरी लाइन लिखनी है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है तथा इसके कारण जो पादपों की पत्तियां होती हैं उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और स्वयं पोषी वाले में आपको लिखना है कि पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः स्वयं पोषी होते हैं। और इसके अंदर एक लिख दो आप, इनमें जो खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ वो स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ठीक है, और एक इसमें एक पॉइंट और है, ये स्थानबद्ध होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है, और भी आप इसके अंदर आगे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं सर, पादपों के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ। जैसे यहाँ पे आपके स्वयं पोषी वाला आ गया, खाद्य पदार्थ वाला आ गया। अब पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इनके अलग अलग आवास होते हैं। पादपों के जो अलग अलग फायदे हैं वो इसके अंदर विशेषताओं के अंदर आपको दर्शा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पादप बहुकोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं, तो बहुकोशिकीय। एग्जाम्पल इसमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पादप के अंदर आप किसी भी पादप का एग्जाम्पल प्लांटी जगत के अंतर्गत दे सकते हो। हाँ, होना पादप सही। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे लिख सकते हो, ये प्लांटी जो जगत है या पादप जगत है, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा भोजन के साथ ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके पादप के लक्षण। आगे आपका पांचवा और अंतिम जगत है एनिमेलिया। कौन सा, एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत। एनिमेलिया जंतु जगत। ठीक है, अब जंतु जगत के बारे में तो आपको क्या बताया, आप खुद जंतु ही हो, अपन सभी इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। जंतु जगत में क्या होता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसा कोई आपने जंतु देखा है जो एक कोशिकीय होता है, तो इसमें हो जाएगा कि ये बहुकोशिकीय। कौन से, बहुकोशिकीय। और एक मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें कौन से स्तर के हो जाएंगे अपन यूकैरियोटिक स्तर के हैं। तो जंतु जगत बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक स्तर में सम्मिलित होते हैं और इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होती हैं। तो फिर ये विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी। विषमपोषी कैसे सर, हम खाना खुद बनाते हैं, आपके खुद बनाने से आप कभी स्वयंपोषी नहीं हो पाओगे। अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप स्वयं बनाते हैं, उसके अंदर किसी और की सहायता नहीं लेते हैं। अपन सर स्वयंपोषी है, बाजरा खेत के अंदर बोते हैं और अपन खुद बना के खाते हैं, लेकिन स्वयंपोषी नहीं हो। और कोई रूम पे खुद बना के नहीं खाता है, हॉस्टल में खाता है, इस कारण वो परपोषी नहीं है। स्वयंपोषी और परपोषी, अपन विषमपोषी यहाँ होने का एक आपको उदाहरण बताया। जैसे अपन द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं, यानी अपन दूसरे स्टेप है। जैसे पादप है, अपन बाजरा बोते हैं तो वो क्या है, एक पादप है। और बाजरा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना के पक्के तैयार होता है। अपन उसको काट के उसको बाजरे को खाते हैं, ठीक है, या किसी जीव जंतु को खाते हैं या मछलियां मार के खाते हैं, जो भी खाते हैं जीवित रहने के लिए। जंतु जगत है वो कैसा होता है, विषमपोषी होता है, दूसरे का भक्षण करता है या दूसरी कुछ पेड़ पौधे हैं उनको खाता है। शाकाहारी होता है तो पेड़ पौधे फल फ्रूट ये खाता है, और मांसाहारी होता है वो मांस खाता है, ठीक है। और सर्वाहारी होता है वो तो मांस भी खा लेता है और भोजन भी खा लेता है। मानव आपको पता है सर्वाहारी होता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया
पादप के अंदर जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, और कवक के अंदर जो भोजन संचित बताया वो ग्लाइकोजन के रूप में बताया। अब मानव के अंदर जो भोजन संचित होता है वो किस रूप में होता है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, इसमें भी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या इसे मंड भी कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन या मंड के रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का रूप होता है। अब आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे बहुत अच्छी, खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और जो कवक फंजाई जगत के जो कवक या मशरूम होते हैं जिसे अपन अपनी भाषा में खूंगी बोलते हैं, वो लाते हैं, वो खाते हैं, उससे क्या बोलते हैं कि हड्डी जल्दी जुड़ जाती हैं, ठीक है, हड्डियां, दर्द कम होता है हड्डियों के अंदर, ठीक है। तो वो ज्यादा पौष्टिक क्यों है? क्योंकि अपने अंदर जो भोजन करने के बाद में भोजन की जो पाचन प्रक्रिया है वो चलती है, उस कठिन पाचन प्रक्रिया के बाद में उसमें से जो पदार्थ निकलता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और अपन उसको पहले से ही तैयार ग्लाइकोजन को ही लेते हैं तो उसको ज्यादा पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी कारण ये ईस्ट और जो खूंगी होती है ना वो खाने के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं। उसके बाद में इसके अंदर इसमें सुव्यवस्थित अंग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सुव्यवस्थित कोशिकांग पाए जाते हैं। सुव्यवस्थित कोशिकांग पाए जाते हैं, सुव्यवस्थित व विकसित, ठीक है, सुव्यवस्थित और विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जैसे लाइसोसोम है, तारका है, ये सब अपने अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनके अंदर गति पाई जाती है। जंतु जगत में गति पाई जाती है, जंतु एक जगह से दूसरी जगह पे गमन कर सकता है, इनमें गमनांग पाए जाते हैं, जैसे अपने अंदर गमनांग के रूप में पैर है, ठीक है। तो कुछ रेप्टिलिया वर्ग के होते हैं वो रिपीट के भी चलते हैं, ये अलग अलग है। उसके बाद में एक और लिख लो, इनमें जननांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जननांग पाए जाते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा ये जनन करते हैं, ठीक है। लेकिन पादपों के अंदर जननांग नहीं पाए जाते हैं, इनके अंदर बीज पाए जाते हैं, इनके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो अलग अलग होती है। और इसके जो उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव। कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय को तो अपने प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंतर्गत ले लिया, यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव पाए जाएंगे। तो ये तो है आपके 5 जगत। कितने जगत? 5 जगत। कौन कौन से? पहला था आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। ये 5 आपके जगत हो गए। अब ये 5वां जगत है एनिमेलिया, इसे 3 उपवर्गों में भी बांटा गया है। उपवर्ग कौन कौन से हैं? एक तो एग्नोटोजोआ। कौन सा जोआ? एग्नोटोजोआ। नंबर 2 इसमें आपके है पैराजोआ। कौन सा जोआ? पैराजोआ। और एक आपके तीसरा एक और है, वो है यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ। तो इन उपजगतों के बारे में अपन आगे बात करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया कितने जगत हैं? 5 जगत हैं। एक जगत के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया, और 4 जगतों के बारे में इस क्लास के अंदर अध्ययन किया, और मोटे मोटे आपको सिर्फ 5 इसके लक्षण बताए, कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है। ये आपके एक बड़े क्वेश्चन का रूप धारण कर सकती है। बीएससी के अंदर क्वेश्चन आने की इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बीएससी के साथ साथ में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी पूछे जा सकते हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के। जैसे जो पंच जगत की अवधारणा दी है ना आर.एस. विक्टर ने, किसने दी है? आर.एस. विक्टर ने। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आर.एस. विक्टर वाला ध्यान रखना, यही का नहीं है, ये आपके कंपटीशन क्लास में भी काम आ सकता है। एक बार आप भले ही पीछे देख लो।
चलो कोई बात नहीं, वो बोर्ड आपके साफ हो गया। अपन ने देखे थे 5 जगत, 5 जगतों के बारे में हम बता दिया कौन कौन से जगत थे, और अंतिम वाले में 3 जगत थे, सॉरी उपभाग थे 3 एनिमेलिया के, वो आपको बता दिए। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तीसरी यूनिट की होगी। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, हंसते रहिए, खुश रहिए और घर पे भी बैठे बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखिए।